एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों इस महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की श्रृंखला में। आइए आज देखेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आप याद रखिएगा कि हम सरसरी नज़र से कुछ महत्वपूर्ण गद्य लेखकों को पढ़ रहे हैं, जिस क्योंकि यहाँ पे तय होता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से एक प्रश्न आएगा, लक्ष्मी नारायण लाल से भी प्रश्न बनते रहते हैं, हरिकृष्ण प्रेमी से भी और सेठ गोविंद दास से भी। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आइए आज सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बात करते हैं। संपूर्ण चीज़ें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक वीडियो में लेंगे और आपको बताना चाहेंगे छोटी कक्षा की बुक है, इजी वे तरीके से आप जान पाएंगे कि, और यह पुस्तक पढ़ते ही आपको लगेगा कि नहीं मैं कोई ढंग की पुस्तक पढ़ रहा हूँ या ढंग की कोई वीडियो देख रहा हूँ। तो आइए चलते हैं और आप जान पाएंगे कि बहुत ईजी तरीके से जो भी भारतेंदु के कृतित्व एवं व्यक्तित्व हैं सब आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1850 ईस्वी में हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के युग प्रवर्तक साहित्यकार माने जाते हैं। इनका जन्म बनारस में 1850 ईस्वी में हुआ। इनके पिता सेठ गोपाल चंद्र गिरधर, जिनका उपनाम है, से ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे। भारतेंदु को बचपन से ही साहित्यिक संस्कृत मिला था। क्या होता है, इनको विरासत में संस्कार मिला था, साहित्य की संस्कार मिला था। यही कारण है कि वे बचपन से ही साहित्य रचना में प्रवृत्त हुए और अपने अल्प जीवन में ही उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की। भारतेंदु ऐसे बिरले रचनाकारों में से हैं जिन्होंने अपने चिंतन और मनन से नवीन सृजनात्मक संभावनाओं को साकार किया। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रीय और सांस्कृतिक और भाषाई आंदोलन को अगुवाई की। अपने लेखन को तत्कालिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ते हुए उन्होंने अपने साहित्य व्यक्तित्व को देश हित में निर्मित किया। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता का संवाहक और स्वभाषा प्रसार का माध्यम बनाया। पत्रकारिता के मानदंडों को स्थापित किया। कविता के क्षेत्र में भारतेंदु ने नए क्षितिज की तलाश की। तो समझ रहे हैं आप, यहाँ पे आगे देखेंगे आप नाटक, निबंध, कहानी, जीवनी कि आदि विधाओं के वैविध्यमय स्वरूप की खोज की। विपुलता और गुणवत्ता दोनों दृष्टियों से उनका साहित्य उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदी साहित्य को पर्याप्त विविधतापूर्ण, नवीन एवं व्यापक रूप प्रदान किया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से, संस्पर्श से साहित्य की धारा अनेकमुखी हो प्रस्फुटित हुई। प्रायः सभी विधाओं में उन्होंने महत्वपूर्ण कृतियां प्रदान कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं निम्न है। जैसे काव्य में कौन कौन सा है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रेम मल्लिका, नोट कर लीजिएगा, प्रेम सरोवर और प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, विजयनी, विजय पताका, वैजयंती, सतसई सिंगार, विनय, प्रेम पचासा, बसंत, होली। ये इनकी कैसी रचनाएं हैं, तो काव्य रचनाएं हैं। इसके आगे आप देखेंगे नेक्स्ट में, तो यहाँ पे देखेंगे इतिहास ग्रंथ, इतिहास से भी ये ने काफ़ी चीज़ें आप सीख पाएंगे और काफ़ी बार प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इनके इतिहास ग्रंथ हैं अग्रवालों की उत्पत्ति, दिल्ली दरबार दर्पण, महाराष्ट्र देश का इतिहास। ये हो सकता है आपके लिए नया हो, काफ़ी किताबों में ये रचना आपको नहीं मिलेगी, इसलिए हम कह रहे हैं ना, यह पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट आगे देखेंगे कश्मीर कुसुम चरितावली, निबंध और आख्यान। यहाँ पे देखेंगे निबंध और आख्यान जो इनकी है, वो उसमें क्या क्या है, तो मदाल सोपाख्यान, स्वर्ग में विचार सभा, पांचवा पैगंबर, पत्र पत्रिका में तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, जिसका नाम जो है कि ये बाला बोधनी महिलाओं के लिए स्पेशल इन्होंने पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट देखेंगे नाटक, भारतेंदु जननी, प्रेम योगिनी, विस्मस्य विस्मौषधम, कपूर मंजरी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, पाखंड विडंबन, विद्या सुंदर, मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय, अंधेर नगरी। ये कुछ इनके क्या है, नाटक हैं। अब आप देखेंगे इनके कुछ महत्वपूर्ण और कृतियां, जहां तक इनके बारे में आपने पढ़ भी लिया होगा। अनुदित और मौलिक दोनों रचनाएं आप क्लियर करके रखेंगे, क्योंकि दोनों फंसाने वाले प्रश्न पूछे। 3 मौलिक देगा, 1 अनुदित दे देगा, छांटने के लिए आपसे कहेगा, तो याद रखिएगा। अब नाटक आपने देख लिया। जहां तक नाटककार का प्रश्न है, भारतेंदु से पूर्व हिंदी में जो नाटक उपलब्ध होते हैं उनमें नाटक के कला तत्वों का लगभग अभाव मिलता है, इसलिए ये नाटककार के रूप में हिंदी जगत में प्रख्यात हैं। उनमें काव्यात्मक आप देखेंगे, उनमें काव्यात्मकता अधिक है, नाटकीयता कम है। भारतेंदु ने अपने नाटकों की रचना
करके तथा चर्चित नाटकों का अनुवाद करके हिंदी में नाट्य साहित्य की सुदृढ़ परंपरा की शुरुआत की। सुदृढ़ का मतलब बहुत मजबूत परंपरा की इन्होंने शुरुआत की। उनके द्वारा लिखित नाटकों को 2 कोटियों में विभाजित किया गया है, जिसका जिक्र मैंने ऊपर कर लिया। अनुदित नाटक, अब अनुदित नाटक में पहला नाटक इनका है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर में क्या क्या चीजें हैं यही आपको जानना है। अनुदित नाटकों में विद्या सुंदर की रचना 1868 ईस्वी में हुई। यह यतीन्द्र मोहन ठाकुर के विद्या सुंदर नाटक के आधार पर निर्मित हुआ। इसमें क्या किया है तो नोट कर लीजिएगा। इसमें वर्धमान जो है कि साहित्य की बातचीत की गई है। ध्यान दीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट, आप देखेंगे तो यहाँ पे विद्या सुंदर में क्या क्या है। नगर के राजा की कन्या, राजा के नगर की जो कन्या थी विद्या द्वारा अनेक राजकुमारों के शास्त्रार्थ में परास्त होने तथा अंततः राजकुमार सुंदर के साथ कौतुकपूर्ण विवाह का नाटकीय प्रस्तुतिकरण है। इसमें मंगलाचरण तथा भारत वाक्य का आयोजन नहीं है। याद रखिएगा ये दोनों चीजें, हो सकता है कूट वाला प्रश्न बने तो आपसे पूछ ले। नेक्स्ट देखेंगे पाखंड विडंबन। भारतेंदु का दूसरा नाटक पाखंड विडंबन है। पंडित कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का हिंदी रूपांतरण है। जब ऑनलाइनर पुस्तक आप पढ़ेंगे तो एक एक लाइन में दिया होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य धर्म के उदात्त स्वरूप की महत्ता प्रतिपादन के साथ ही वह जो है कि वाह्याडंबर धर्म की विडंबनाओं को भी अंकित किया गया है। इसे रूपक की संज्ञा दी गई है। तो याद रखेंगे इसे किसकी संज्ञा दी गई है तो रूपक की संज्ञा दी गई है। इसमें गद्य के साथ पद्य का भी प्रयोग है। अपभ्रंश और मारवाड़ी से मिश्रित भाषा का व्यवहार तथा यत्र तत्र भाषा ब्रज भाषा का इस्तेमाल इस नाटक की प्रमुख भाषागत विशेषता है। नेक्स्ट देखेंगे धनंजय विजय। इनकी रचना का आधार ग्रंथ कांचन कवि की कृति है। इसमें अर्जुन द्वारा कौरवों से राजा विराट की गायें छुड़ाने तथा विराट द्वारा अपनी पुत्री उत्तरा के विवाह अभिमन्यु से करने का वर्णन है। इस व्यायोग किस्म का रूपक है। इसमें एक दिवसीय कथा एक अंक में प्रस्तुत की गई है। कपूर मंजरी, इसके मूल लेखक राजशेखर हैं तथा भाषा प्राकृत है। भारतेंदु ने इसे हास्य तथा श्रृंगार युक्त रचना को बड़ा ही सुंदर अनुवाद प्रस्तुत किया है। मुख्य कथा राजा चंद्रपाल तथा विदर्भ देश के राजा बल्लभ राज की पुत्री कपूर मंजरी के विवाह से संबंध है। यह विवाह भैरवानंद के प्रभाव तथा प्रयास से संपन्न हुआ है। अब आप देखेंगे मुद्रा राक्षस या विशाख दत्त के संस्कृत नाटक, ये रचना भी पूछी जाती है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है तो आप याद रखेंगे विशाख दत्त की, नोट कर लीजिएगा। और वही विशाख दत्त है जिसका अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कर दिया है। इसकी कथा वस्तु 7 अंकों में विभक्त है। इसमें चाणक्य की कूटनीति का नाटकीय प्रस्तुतिकरण है। चाणक्य के प्रयास से नंद के मंत्री राक्षस चंद्रगुप्त का मंत्री बन जाता है। यह नाटक वीर रस प्रधान है। श्रृंगार प्रधान संस्कृत नाटक की परंपरा में विशिष्ट होने के कारण संभवतः भारतेंदु जी ने इसको हिंदी में प्रस्तुत किया है। आप नेक्स्ट देखेंगे दुर्लभ बंधु अर्थात वंशपुर का महाजन। यह नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। एक लाइन में आपको वन लाइनर में मिलता है कि हिंसा हिंसा न भवती। सॉरी, अब दुर्लभ बंधु पे हम बात कर रहे थे। तो यह क्या है, यह नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। यह नाटक अपूर्ण था। क्या है, यह नाटक अपूर्ण था जिसे बाद में रमाशंकर व्यास और राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। राधा कृष्ण दास जो भारतेंदु के फुफेरे भाई थे, तो इनको भी यहाँ पे याद रखेंगे। दास ने पूरा किया था। अंग्रेजी नाटक के पात्रों तथा कथा पर लेखक ने भारतीय रंग चढ़ाने का यत्न किया था। मौलिक नाटक अब इनके देखेंगे आप, तो मौलिक नाटक में वैदेही हिंसा हिंसा न भवती है। तो यह एक प्रसहन है। क्या है, प्रसहन है। ऐसा प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा जाता है जिसमें मांसाहार, मद्यपान, पशु बलि तथा अन्य सामाजिक पखंडों के लिए ली जाने वाली धार्मिक आड़ का मखौल उड़ाया गया है। इसके आरंभ में नांदी पाठ तथा अंत में भरत वाक्य की योजना है। सत्य हरिश्चंद्र, जिसके बारे में बार बार आप पढ़ते हैं, सत्य हरिश्चंद्र को देखिए। इसमें क्या क्या है, दानी सत्यनिष्ठ हरिश्चंद्र के पौराणिक आख्यान पर रचे गए क्षेमेश्वर के चंड कौशिक का आधार ग्रहण करते हुए भी रचना की मौलिकता छीड़ नहीं होती है। 4 अंकों में विभक्त इस नाटक में वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है। कैसा परिपाक हुआ था, सुंदर परिपाक हुआ है। प्रथम अंक में नारद हरिश्चंद्र की प्रशंसा करते हैं जिसे सुनकर इंद्र को ईर्ष्या होती है। उनके द्वारा उत्प्रेरित विश्वामित्र हरिश्चंद्र के व्रत को भंग करने का निर्णय लेते हैं। दूसरे अंक में बुरे स्वप्नों से सव्या के व्याकुल, उनकी पत्नी थी सव्या, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। सव्या के व्याकुल होने हरिश्चंद्र द्वारा स्वप्न में एक ब्राह्मण को राज्य देने
आप देखेंगे तो इसमें ये कथा जो की गई है वही बता रहे हैं। तो हरिश्चंद्र द्वारा स्वप्न में एक ब्राह्मण को राज्य देने क्रोधी विश्वामित्र का आगमन, वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने शकुंतला को श्राप दिया था, है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम में। राज्य को दान में प्राप्त करना, दक्षिणा हेतु 1 माह का अवसर प्राप्त करके हरिश्चंद्र का स्वयं पत्नी तथा पुत्र को बेचने के लिए प्रस्थान करना आदि दृश्य है। तीसरे अंक में तीनों प्राणियों को बिकने का वर्णन है। चौथे अंक में हरिश्चंद्र सभ्या से अपने मृत पुत्र रोहित सो के कफन से दाम लेते हुए यह नाटक को चरम बिंदु है। तो ये कहानी आपने सत्य हरिश्चंद्र की पूछी होगी, उसी पे भारतेंदु हरीश ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी लिखा है। तो आगे आप देखिए, आप देखेंगे में अंततः विश्वामित्र प्रकट होकर क्षमा याचना करते हैं और महादेव, पार्वती तथा भैरव हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हैं। श्री चंद्रावली इसमें क्या है, तो यह एक नाटिका है, पौराणिक है। कैसी है, तो यह एक नाटिका है, कथा इसमें पौराणिक है। 4 अंकों में विस्तृत कथानक में चंद्रावली के प्रति पूर्वानुराग जनित विश्व प्रेम, विरह और मिलन का वर्णन है। विस्मौषधम, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप नोट करिएगा। यह बड़ौदा के गायक वाड़ की गद्दी से उतारे जाने तथा उसके स्थान पर सयाज राव की गद्दी पर बैठने की राजनीतिक घटना के आधार पर रचा गया एक अंकी भाड़ है। क्या है, एक अंकी भाड़ है। भारत जननी, यह एक लघु नाटक गीत है जिसमें भारत की संतानों की पारस्परिक फूट कलह तथा उसके सुधार का चित्रण किया गया। भारत दुर्दशा, भारतेंदु जी, ये कई जगह लगा भी हुआ है, आपके पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। तो ये नाटक पूरा उपलब्ध है चैनल पे, अगर समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। भारत दुर्दशा, भारतेंदु जी इसमें भारत की प्राचीन गौरव तथा उसकी वर्तमान दुर्दशा का वर्णन करते हैं। यह 6 अंकों में विभक्त है। इसे लास्य रूपक क्या नाट्य रासक कहा जाता है। नीलदेवी 10 अंकों में विभक्त ऐतिहासिक गीत रूपक है। इसमें लेखक के राष्ट्रीय प्रेम तथा नारी संबंधी दृष्टिकोण पर प्रकाश पड़ता है। अंधेर नगरी 1981 में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी जगत में ये नाटक कई बार मंचन भी हुआ है, आप देखे भी होंगे। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या है। तो कुछ अच्छा, उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अंधेर नगरी है, इसका प्रकाशन 1881 है। कालक्रम की दृष्टि से यह भारतेंदु जी का एकदम परिवर्तित रचना है। कहते हैं कि इस व्यंग्यात्मक रचना का उद्देश्य बिहार के किसी जमींदार को स्वयं द्वारा किए गए अन्यायों से मुक्त करके सुधारना था। क्या करना था, सुधारना था। नाटककार के रूप में भारतेंदु की प्रतिभा अत्यंत प्रखर थी। हिंदी नाट्य रचना के क्षेत्र में वे नया दृष्टिकोण लेकर उपस्थित हुए। उनका स्वयं का कथन है कि अब नाटकों में कहीं आंसी प्रवृत्ति नाट्य अलंकार, कहीं प्रकरी, कहीं विलोपन, कहीं समेट पंच संधि, वह ऐसे ही अन्य विषयों की कोई आवश्यकता नहीं रही। संस्कृत नाटक की भांति हिंदी नाटक में इसका अनुसंधान करना व किसी नाटकांग में इसका यत्नपूर्वक रखकर आधुनिक नाटकादि के शोभा संपादन करने से उल्टा फल होता है और यत्न व्यर्थ हो जाता है। क्या होता है, यत्न व्यर्थ हो जाता है। तो संस्कृत नाटकादि रचना के नियमित महामुनि भरत जी, आप सबको पता है कि जो नाट्यशास्त्र की श्रेष्ठ रचना है तो भरत मुनि की, वही यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं भारतेंदु जी। महामुनि भरत जी जो सब नियम लिख गए उनमें से जो हिंदी नाटक रचना के नितांत उपयोगी है और इस काल के सहृदय सामाजिक लोगों की रुचि के अनुयायी है, वे ही नियम यहाँ प्रकाशित होते हैं। भारतेंदु जी जिस समय नाटक रचना में प्रवृत्त हुए उस समय नवीन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के प्रचार प्रसार के कारण अंग्रेजी के नाटकों के अध्ययन की शुरुआत हो गई थी। क्या हो गया था, तो तभी तो ये भाषा पे भी बोलते हैं ना, तो याद रखेंगे। अंग्रेजी नाटकों की अभिनय की व्यवस्था भी की गई थी। यद्यपि इस समय तक हिंदी नाटकों के कलात्मक स्वरूप का कोई निश्चित मापदंड नहीं बना था, किंतु संस्कृत नाटकों की विराट परंपरा लेखक के समक्ष अवश्य थी। भारतेंदु ने जनता की बदली हुई रुचि की परख की और भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य पद्धतियों को समन्वय किया, दोनों को क्या किया, मिला लिए। उन्होंने प्राचीन रीतिया पद्धति के उतने ही तत्वों को ग्रहण किया जितने को वे आधुनिक सामाजिकों की रुचि को पोषक समझते थे। मतलब दोनों के लिए कितने की जरूरत है, दोनों को वो ले लिए। विषय वस्तु के चुनाव तथा
तथा अनुवाद के लिए चयनित नाटकों में भी उनकी दृष्टि की विविधता तथा जागरूकता परिलक्षित होती। वे एक तरफ भारतीय संस्कृति आदर्शों के प्रति जागरूक थे तो दूसरी तरफ समसामयिक समस्याओं के प्रति भी सजग थे। श्रेष्ठ तथा उदात्त पात्रों के साथ ही सामान्य जीवन के पात्रों को उचित महत्व देकर उन्होंने व्यापक सामाजिक यथार्थ की प्रस्तुत किया। नाटकों को विशुद्ध सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से भारतेंदु का योगदान श्लाघ्य माना जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है नाटकों की जो परंपरा है उसके बारे में उन्होंने खुल की बातें की है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। अब आप देखेंगे, अब यहीं पे हम भारतेंदु के मौलिक और अनुदित नाटकों की परंपरा जो समाप्त होती है। अब नेक्स्ट में हम अगले वीडियो में लेंगे जो है कि नेक्स्ट अगले नाटककार को। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है भारतेंदु से इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।